very good morning to all my dear students. Today we are going to start the next topic, that is respiration. But before respiration, there is one topic left of the digestion topic or nutrition topic, that is dental caries और डेंटल प्लेग. ये एक टॉपिक हमारा रह गया था, इसको हम आज कंप्लीट करते हैं कि डेंटल कैरीज और डेंटल प्लेग क्या है. डेंटल कैरीज इज द softening of dentine or enamel. You know which is the hardest substance in our body? That is enamel. That is the outer layer of tooth. Tooth की outer layer enamel है, जिसके नीचे डेंटाइन प्रेजेंट है. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन की बात करें हमारी बॉडी में तो वो एनामल है. सॉफ्टनिंग डेंटल कैरीज क्या कर देता है? डेंटल कैरीज में ये एनामल और डेंटाइन सॉफ्ट हो जाता है. क्यों सॉफ्ट होता है? बिकॉज अ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस. It grows on food particles containing sugar. जिन फूड पार्टिकल्स के अंदर शुगर प्रेजेंट है, ये उनके ऊपर ग्रो करता है. इट कन्वर्ट्स दिस शुगर इनटू एसिड्स. ये क्या करता है? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट फूड पार्टिकल्स जो हमारे माउथ में प्रेजेंट है, स्पेशली जो शुगर हमारे माउथ में प्रेजेंट है, उस शुगर के ऊपर एक्ट करेगा और उस शुगर को एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा. दिस एसिड इट क्योजेज डीमिनरलाइजेशन. मिनरल्स रिलीज हो गए, डीमिनरलाइजेशन और सॉफ्टनिंग ऑफ डेंटाइन और एनामल. ये एसिड क्या करता है? हमारे डेंटाइन या एनिमल की डीमिनरलाइजेशन या उसकी सॉफ्टनिंग कर देता है. कई बार क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स, these bacteria along with colonies, ये bacterial colonies along with food particles make a layer on the tooth. Food particles plus bacteria along with colonies forms a layer on tooth known as dental plaque. अगर हम खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं तो फूड के पार्टिकल्स साथ में बैक्टीरिया उनकी कॉलोनीज के साथ मिलकर टूथ के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देते हैं, जिस लेयर को बोलते हैं डेंटल प्लेक. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस प्लेक, saliva does not reach to the surface of teeth. To neutralize acid तो इसमें क्या होता है कि इस डेंटल प्लेक की वजह से दांतों के ऊपर जो कवर जमा हो जाती है, उसकी वजह से सलाइवा हमारा टीथ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाता है और वो एसिड्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है. जिसकी वजह से अगर एसिड न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तो वो जो डेंटल कैरीज होंगी और कई बार वो डेंटल कैरीज पल्प तक भी पहुंच जाती है, कैविटीज हो जाती हैं, जिसको हम कैविटीज बोलते हैं, डेंटल कैविटीज भी हो जाती हैं. सो रेगुलर ब्रशिंग आफ्टर टेल्स प्रिवेंट्स फ्रॉम डेंटल कैरीज और डेंटल प्लेग. अगर हम खाने के बाद रेगुलर ब्रश करें तो हम डेंटल कैरीज और डेंटल प्लेग से बच सकते हैं. ये तो हो गया बेटा हमारा न्यूट्रिशन का जो टॉपिक रहता था वो. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज द रेस्पिरेशन. नया टॉपिक हम बात करेंगे जो कि है रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन क्या है? अगर हम किसी कॉमन मैन की टर्म्स में बात करें रेस्पिरेशन की, तो वो क्या कहेगा? रेस्पिरेशन इज द सिंपली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट CO2. ऑक्सीजन लेना, CO2 को छोड़ना रेस्पिरेशन है. लेकिन अगर हम बात करें इन साइंटिफिक टर्म्स
देन इट कंटेन्स टू टर्म्स। अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में बात करें तो इसके अंदर दो पार्ट हैं। फर्स्ट इज द वेंटिलेशन ऑफ गैसेस, फर्स्ट इज द ब्रीथिंग, जिसको हम बोलते हैं वेंटिलेशन ऑफ गैसेस और वी कैन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वेंटिलेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फर्स्ट पार्ट क्या है रेस्पिरेशन का? इट इंक्लूड्स टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द ब्रीथिंग, दैट इज वेंटिलेशन ऑफ गैसेस। सेकंड इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड इज द breakdown of food in presence of oxygen. फूड का जो ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको हम रेस्पिरेशन, दैट इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं बिकॉज ये सेल में होती है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि रेस्पिरेशन दो पार्ट्स कंसिस्ट करता है। फर्स्ट इज द ब्रीथिंग एंड सेकंड इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। पहला ब्रीथिंग, जिसमें सिंपल वेंटिलेशन होती है गैसेस की। ब्रीथिंग को डिफाइन करेंगे, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2, while cellular respiration is the breakdown of food in the cells in the presence of oxygen. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब सेल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब क्या होता है कि जो फूड हमने लिया, दैट फूड इज यूज्ड, जो फूड एब्जॉर्ब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से वो हर एक बॉडी पार्ट्स के पास पहुंचा, ब्लड के साथ वो हर एक सेल्स के पास पहुंचा। सेल ने उस फूड को कुछ अपनी ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, रिपेयरिंग के लिए यूज किया। बच गया उस फूड का ऑक्सीडेशन होगा। जो लेफ्ट फूड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिस ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी हम अपने डेली फंक्शंस में यूज करते हैं। क्या है कि मोस्ट कॉमन जो सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन में, कॉमन सबस्ट्रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट यानी कि जिसका ब्रेकडाउन होगा, वो सबस्ट्रेट रेस्पिरेशन में क्या है? दैट इज ग्लूकोज। जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में बनी थी 6C6H12O6, एक हेक्सोज शुगर है। कॉमन सबस्ट्रेट जो रेस्पिरेशन का है वो क्या है? ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। दिस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू, सबसे पहले इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है किसके अंदर? एक 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड बनता है पाइरोइक एसिड। एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, दैट इज पाइरोइक एसिड। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O COOH। सबसे पहले ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है ये 2 स्टेप्स में होता है। ग्लूकोज सबसे पहले पाइरोइक एसिड में कन्वर्ट होती है, जो कि 3 कार्बन है। इसमें 6 कार्बन है तो ये 3 कार्बन है, तो ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इस स्टेप को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस यानी कि स्प्लिटिंग, ग्लाइकोग्लूकोज, लिसिस यानी कि स्प्लिटिंग। इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज एंड दैट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। सबको पता है, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर, ये न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है, जिस साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। तो पहला जो स्टेप है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, और वो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब इस 3 कार्बन कंपाउंड का आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में है, या लैक ऑफ ऑक्सीजन में है। अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, अब दिस pyroic acid is further converted into new this breakdown of pyroic acid takes place that depends on the presence or absence of oxygen. If there is absence of oxygen, अगर absence है ऑक्सीजन की, तो या तो बनेगा इथाइल एल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH और CO2 और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर
ऑक्सीजन एब्सेंट है तो इफ देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। इनको डिटेल में फिर बताऊंगी मैं। लैक्टिक एसिड इज द CH it is the lactic acid. तो in lack of oxygen pyroic acid is converted into lactic acid. ये सारा सेल के साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है। बट इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा इसका पायरोइक एसिड का CO2H2O प्लस एनर्जी में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो स्टेप होगा ये इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इस स्टेप को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। जब ग्लूकोज जो है पायरोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ उसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्म में होगा। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरोइक एसिड CO2H2 और एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। अब ये जो एनर्जी यहाँ रिलीज हुई है, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये एनर्जी जो है, अब ये पता है हमें माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ है, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है सेल का। तो एनर्जी जो रिलीज हुई वो एनर्जी स्टोर हो जाती है ATP की फॉर्म में। एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी ATP में स्टोर हो जाती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, एंड दिस ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। दिस ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये एनर्जी करेंसी है सेल की। पूछ लिया जाए विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस ATP, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। तो ATP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि 2 फॉस्फेट है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ती है, और इस एनर्जी जो ये एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी की प्रेजेंस में इस ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से बनता है ATP। ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से इस एनर्जी की प्रेजेंस में ATP बनेगा। ये ATP का जो टर्मिनल बॉन्ड होता है, यानी कि ये जो टर्मिनल फॉस्फेट बॉन्ड है, दिस इज एनर्जी रिच बॉन्ड। ये जो है एनर्जी रिच बॉन्ड होता है। When this bond is break down, it release a large amount of energy. जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, जब भी जरूरत पड़ेगी एनर्जी की, then ATP is got broken down, and when this ATP is broken down, that it release 30.5 kilojoule per mole. इतनी एनर्जी एक ATP के मॉलिक्यूल से जनरेट होती है, and this energy is used in the protein synthesis, in the contraction of muscles, in the nervous system. ये एनर्जी जो यहाँ रिलीज हुई वो प्रोटीन सिंथेसिस में, हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में, हमारे नर्वस सिस्टम में, वहां ये एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि राइट डाउन द, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट डाउन द 3 स्टेप्स इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, कि कोई वो 3 स्टेप बताओ जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है। उन 3 स्टेप की बात करेंगे तो हम किस तरह से बताएंगे उसको। ग्लूकोज इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 molecules ऑफ पायरोइक एसिड, एंड दिस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस, और इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। नाउ दिस पायरोइक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू, if there is presence of oxygen, if there is presence of oxygen, then it is converted into CO2 plus H2O plus energy. If there is absence of oxygen, अगर oxygen absent है, then it is converted into C2H5OH, यानी कि इथेनॉल
is lack of oxygen there, then lactic acid plus energy. Lactic acid plus energy. Due to this presence of lactic acid, ये होता है हमारी मसल्स में. ये कहाँ होता है? ये हमारी मसल्स में होता है. आगे बताते हूँ इसके बारे में डिटेल में. अगर क्वेश्चन आ जाए राइट डाउन द 3 ways in which glucose is broken down, तब तुम्हें इन तीनों को इस तरह से एग्जाम में एक्सप्लेन करना है, एग्जाम में इस डायग्रामेटिक फॉर्म में बताना है. ओके, now next is we are going to discuss that what is the respiration called, if it is occur in presence of oxygen, if it occur in absence of oxygen, if it occur in lack of oxygen. अब सबसे पहले एक ना 2 एक्सपेरिमेंट्स की हम बात करते हैं कि हाउ डू वी नो दैट वी रिलीज द CO2. अगर हमें प्रूव करना है कि हम CO2 रिलीज करते हैं तो हम कैसे प्रूव करेंगे. अब क्या है कि एक इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लाइम वाटर डाला. इस लाइम वाटर में मेनली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है. इस लाइम वाटर में क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. When we blow, अब हम किसी ट्यूब के साथ इसमें एयर ब्लो करेंगे. हम क्या करेंगे? उस टेस्ट ट्यूब में कोई ट्यूब लेंगे, कोई लंबी सी स्ट्रो लेंगे, उस स्ट्रो की हेल्प से ऐसे करके उसमें एयर ब्लो करेंगे, फूंक मार के इसके अंदर एयर ब्लो करेंगे. तो कुछ ही टाइम के बाद दिस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. ये लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाएगा, विच शोज दैट वी रिलीज CO2. CO2 की प्रेजेंस में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 रिलीज रिएक्ट करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मिल्की होता है. तो इसका मतलब क्या है कि हम जो सांस छोड़ रहे हैं उसके अंदर CO2 प्रेजेंट है. ऐसे ही अगर हम देखें कि यीस्ट के केस में कि हमने एक इस तरह से एक कोई टेस्ट ट्यूब या कोई फनल ली, हमने कोई फनल ले ली, इस फनल के अंदर हमने लाइम जूस या फ्रूट जूस डाल दिया. इसमें हमने डाला फ्रूट जूस. एक फनल यहां हमने दूसरी साइड भी एक, यहां हमने एक बीकर या फिर कोई बीकर रख दिया जिसके अंदर लाइम वाटर है. इसके अंदर हम यीस्ट ऐड करेंगे. इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? यीस्ट ऐड करेंगे, और इस पे एक कोर्क फिट कर देंगे जिस कोर्क के अंदर एक होल है. इस होल में से हम एक बेंट ट्यूब डालेंगे जिसका एक एंड इस लाइम वाटर के अंदर है, एक एंड जो है इस जूस के अंदर है. आफ्टर सम टाइम व्हाट वी ऑब्जर्व, कुछ टाइम के बाद यहाँ हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? दैट दिस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. कुछ टाइम के बाद ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा. इसका मतलब यीस्ट ने रेस्पिरेशन की, CO2 रिलीज की, तो ये मिल्की हो गया. और अगर हम इस कोर्क को यहां से निकाल के इसको स्मेल करेंगे तो इट स्मेल्स ऑफ अल्कोहल यहां से हमें मिलेगी. यानी कि यीस्ट जो है CO2 और अल्कोहल दोनों चीजें रिलीज कर रहा है. क्लियर हुआ? यहां से ये हम एक्सपेरिमेंट से कंफर्म कर लिया हमने. अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस रेस्पिरेशन इट इज ऑफ 2 टाइप्स. ये रेस्पिरेशन 2 टाइप की है. वन इज द aerobic respiration and second one is the anaerobic respiration. Aerobic respiration which occurs, 2 types की respiration है, aerobic and anaerobic. Firstly we are going to study about aerobic respiration. Respiration which occurs in, इसको हम रब कर लेते हैं एक बार. हम सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे. रेस्पिरेशन which occurs in presence of oxygen. वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. देयर इज कंप्लीट breakdown of substrate, or we can say glucose takes place. Complete breakdown of glucose, जो हमारा substrate है ग्लूकोज,
कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगी। इट अकर्स इन 2 स्टेप्स, ये जो है 2 स्टेप्स में होगी। वो हम अब पढ़ चुके हैं पहले ही। पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज जो है पायरोइक एसिड में कन्वर्ट होगी, जो कि होगा कहां, इन साइटोप्लाज्म। ये होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके बाद वाले स्टेप को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में ये जो पायरोइक एसिड है, इट इज कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये CO2, H2O और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कहां होगा, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। In aerobic respiration, large amount of energy is released. एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, बहुत सारे अमाउंट में यहां एनर्जी रिलीज होती है। ये तो था एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो प्लांट्स, एनिमल्स की बात करें, जैसे ह्यूमन बींग्स, इनमें बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का। 2 स्टेप्स में होगा। पहले ग्लूकोज पायरोइक एसिड में कन्वर्ट होगी, जिसको ग्लाइकोलिसिस बोलेंगे। उसके बाद वो क्रेब्स साइकिल, जिसमें वो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, दीज शो एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। Now we are going to discuss about anaerobic respiration. Anaerobic respiration. Respiration which occurs in absence of oxygen. In absence of oxygen, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये होगी। दूसरा क्या है, incomplete breakdown takes place. Incomplete breakdown of glucose. यहां जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा वो इनकम्प्लीट